एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज और बीच में अमेरिका और इसराइल का मिलिट्री प्रेशर। वेस्ट एशिया का कन्फ्लिक्ट अब सिर्फ रीजनल नहीं रहा, अब इसका इम्पैक्ट दुनिया के एक पावरफुल ग्लोबल ग्रुप ब्रिक्स पर भी पड़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस वक्त ब्रिक्स का चेयर इंडिया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ब्रिक्स के अंदर ही कुछ कंट्रीज इस कन्फ्लिक्ट के डिफरेंट साइड्स पर खड़े हैं। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, जैसे कि ईरान और यूएई। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रिक्स ग्रुप एक कॉमन इंस्टांस तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आखिर सवाल है, ब्रिक्स के अंदर डिसएग्रीमेंट क्यों है? इंडिया का डिप्लोमेटिक चैलेंज क्या है? और क्या इंडिया इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में कंसेंसस बिल्ड कर पाएगा? आज इस वीडियो में हम इस पूरी सिचुएशन को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ब्रिक्स एक्चुअली कितना पावरफुल ग्रुप है। ब्रिक्स ओरिजिनली 5 कंट्रीज का ग्रुप था: ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था इमर्जिंग इकोनॉमीज को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में स्ट्रॉन्गर वॉइस देना। लेकिन टाइम के साथ ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। इसी वजह से 2024 में इस ग्रुप का एक्सपेंशन हुआ, जिसमें नए मेंबर्स ऐड किए गए: यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट और इथियोपिया। और 2025 में इंडोनेशिया भी ऑफिशियली ज्वाइन कर लेता है। अगर नंबर्स देखें तो ब्रिक्स का कलेक्टिव वेट काफी इंप्रेसिव है। दुनिया का लगभग 49.5% पॉपुलेशन ब्रिक्स में आती है, अराउंड 40% ग्लोबल जीडीपी और लगभग 26% ग्लोबल ट्रेड। इसी वजह से कई एनालिस्ट ब्रिक्स को वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन जैसे G7 और IMF के अल्टरनेटिव पावर सेंटर के रूप में देख रहे हैं। लेकिन जितना बड़ा ग्रुप होता है, उतनी ही इंटरनल डिसएग्रीमेंट की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। रिसेंट वीक्स में वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन काफी टेंस हो चुकी है। जब यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरानियन टारगेट्स पर स्ट्राइक कंडक्ट की, तो उसके बाद ईरान ने भी काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च किया। ईरान के अकॉर्डिंग ये स्ट्राइक सेल्फ डिफेंस रिस्पॉन्स थे। लेकिन प्रॉब्लम तब एक और कॉम्प्लेक्स हो गई, जब ईरान के काउंटर एक्शन से यूएई और गल्फ कंट्रीज भी इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होने लगे। अब अगर आप ब्रिक्स स्ट्रक्चर देखें तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर ही ईरान मेंबर है, यूएई मेंबर है और कुछ कंट्रीज ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है। इसी वजह से जब ब्रिक्स को इस इशू पर जॉइंट स्टेटमेंट देना था, तो मेंबर कंट्रीज के व्यूज कंप्लीटली अलाइन नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पर इंडिया का रोल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस वक्त ब्रिक्स का करंट चेयर इंडिया है। चेयर होने का मतलब सिर्फ मीटिंग होस्ट करना नहीं होता, बल्कि चेयर कंट्री को डिस्कशन कोऑर्डिनेट करना होता है, डिसएग्रीमेंट मैनेज करना होता है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन पोजीशन डेवलप करना होता है, जिससे कॉमन कंसेंसस बन सके। लेकिन जब एक ही ग्रुप के कुछ मेंबर्स कन्फ्लिक्ट के डिफरेंट साइड्स पर हों, तो डिप्लोमेसी और निगोशिएशंस का काम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में ओपनली एडमिट किया कि ब्रिक्स मेंबर्स के डिफरेंट व्यूज की वजह से एक यूनिफाइड स्टैंड डेवलप नहीं हो पा रहा है, और इसको डेवलप करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी इनडायरेक्टली इंडिकेट किया कि कुछ ब्रिक्स मेंबर्स खुद इस कन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से कंसेंसस और डिफिकल्ट हो जा रहा है। Are directly involved in the current situation in West Asia. This has obviously impacted forging a consensus on a common BRICS position on the ongoing conflict. As chair of BRICS, we have been facilitating discussions among BRICS members through Sherpa channel. We are trying our best to develop a position, but because of differing positions, it has been difficult. इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मल्टीपल डिप्लोमेटिक चैनल्स एक्टिवेट किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ब्रिक्स शेरपा चैनल। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में शेरपास का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। ये सीनियर डिप्लोमेट्स होते हैं जो लीडर्स के समिट से पहले नेगोशिएशंस और पॉलिसी ग्राउंडवर्क प्रिपेयर करते हैं। मार्च 12 को ब्रिक्स शेरपा मीटिंग वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें इस कन्फ्लिक्ट पर डिटेल्ड डिस्कशन हुए। इंडिया का ऑब्जेक्टिव है सभी कंट्रीज के कंसर्न समझना, डिफरेंसेस को नैरो डाउन करना और इवेंचुअली एक बैलेंस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज क्रिएट करना, जो किसी भी मेंबर को एलियनेट ना करे। लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि जियोपॉलिटिक्स में परफेक्ट बैलेंस बनाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। इस सिचुएशन को काम रखने के लिए इंडिया डायरेक्ट डिप्लोमेसी एंगेजमेंट भी मेंटेन कर रहा है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने रिसेंटली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची के साथ फोन कॉल कन्वर्सेशन भी की। इस कॉल में प्राइमरली डिस्कशन हुआ रीजनल टेंशन, कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन रिस्क और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के पॉसिबिलिटीज पर। इंडिया का फोकस क्लियर है कि सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट ना हो। इंडिया हिस्टोरिकली वेस्ट एशिया के कन्फ्लिक्ट में बैलेंस और प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉलो करता है। इसका रीजन सिंपल है, इंडिया के रिलेशन रीजन के ऑलमोस्ट सभी मेजर कंट्रीज के साथ स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल, ईरान इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट एनर्जी पार्टनर रहा है। यूएई और गल्फ कंट्रीज इंडिया के लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर्स में से एक हैं।
और इसराइल के साथ इंडिया के डिफेंस कोऑपरेशन रैपिडली ग्रो हो रहा है। और चाबहार पार्ट का तो आपने नाम सुना ही होगा, जो कि इंडिया ईरान में डेवलप कर रहा था। अगर इंडिया ओपनली किसी एक के साइड का सपोर्ट करे तो उससे रीजनल रिलेशन और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए इंडिया का अप्रोच होता है डिप्लोमेसी को प्रायोरिटाइज करना, एस्केलेशन को अवॉइड करना और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। आने वाले वीक्स ब्रिक्स के लिए काफी क्रूशल हो सकते हैं। अगर वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट और इंटेंसिफाई होता है तो ब्रिक्स के अंदर स्ट्रेटेजिक डिवीजन और डीपन हो सकता है। लेकिन अगर इंडिया डिप्लोमेसी सक्सेसफुली मैनेज करता है तो ग्रुप एक केयरफुली वर्डेड जॉइंट पोजीशन डेवलप कर सकता है या फिर जॉइंट कंसेंसस तक पहुंच सकते हैं, जो शायद डायरेक्टली किसी कंट्रीज को ब्लेम ना करे लेकिन रीजनल स्टेबिलिटी और डायलॉग की इंपॉर्टेंस इम्फेसाइज करे। और इसी वजह से यह मोमेंट एक्चुअली टेस्ट है इंडिया की डिप्लोमेटिक लीडरशिप का और ब्रिक्स यूनिटी का। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इंडिया ब्रिक्स के अंदर कंसेंसस बिल्ड कर पाएगा या वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट इस ग्लोबल ब्लॉक को परमानेंटली डिवाइड कर देंगे? आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और ग्लोबल स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।